Welcome dear students. Today we will discuss about blood pressure. सबसे पहले हम बात करते हैं कि ब्लड प्रेशर क्या है। ब्लड प्रेशर इज द लेटरल प्रेशर ऑन ब्लड वेसल्स, यानी जब ब्लड जो है हार्ट से फ्लो करता है, पंप करता है जब हार्ट, बिकॉज वी नो दैट कि हार्ट इज ए मस्कुलो टेंडिनेंस ऑर्गन एंड दैट वन इज द पंपिंग स्टेशन। तो जैसे ही हार्ट ब्लड को पंप करता है और ये ब्लड वेसल्स में फ्लो करता है तब क्या होता है कि उस ब्लड की वेसल्स पे जो प्रेशर रहता है उसको हम बोलते हैं ब्लड प्रेशर। अब ये जो ब्लड प्रेशर होता है, ये भी ये दो पर्टिकुलर टर्म्स में हम मेजर कर सकते हैं। एक को हम बोलते हैं सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और एक को हम बोलते हैं डायस्टोलिक प्रेशर। अब ये सिस्टोलिक और डायस्टोलिक क्या है? सिस्टोलिक प्रेशर तब होता है जब ब्लड हार्ट के द्वारा पंप किया जाता है, यानी उस समय मैक्सिमम प्रेशर रहता है, तो वॉल्स के ऊपर भी क्या होगा, मैक्सिमम प्रेशर रहेगा। या हम यूं भी समझ सकते हैं कि जब हार्ट पंप करता है तो बहुत ज्यादा फोर्स आएगा और जो मैक्सिमम फोर्स रहेगा या प्रेशर रहेगा वो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर रहेगा। और जब हार्ट वापस रिलैक्स हो जाता है तो उस समय क्या होगा कि ब्लड प्रेशर जो है वो डाउन चला जाएगा, जिसको हम डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं। और ये दोनों का जो डिफरेंस होता है उसको हम कहते हैं पल्स प्रेशर। तो इस तरह से ब्लड प्रेशर मेजरमेंट में जो हम तीन टर्म्स जो है बेसिकली काम में ले सकते हैं। लेकिन मेनली हम देखें तो सिस्टोलिक और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर की बात करते हैं, क्योंकि पल्स प्रेशर जो है वो इनका डिफरेंस होता है सिस्टोलिक और डायस्टोलिक का। तीसरी बात यहाँ पे हम ये देखते हैं कि जो ब्लड प्रेशर जो है इसको नॉर्मली हम क्या करते हैं, मिलीमीटर ऑफ मर्करी में मेजर करते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि आपने देखा होगा जब हम डॉक्टर को जनरल चेकअप करवाने जाते हैं तो वो नॉर्मल जो स्पिग्नोमेनोमीटर काम में लेते हैं, तो उसमें मर्करी बेस्ड जो है मैनोमीटर लगा रहता है, इसीलिए इसको इसकी जो रीडिंग ली जाती है या इसकी जो यूनिट रहती है वो हमेशा मिलीमीटर ऑफ मर्करी के अंदर ली जाती है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि एक नॉर्मल हेल्दी एडल्ट की अगर हम बात करें जिसका वेट अगर 70 केजी है, तो हम देखते हैं कि उसका सिस्टोलिक प्रेशर जो है वो जनरली 120 मिलीमीटर ऑफ मर्करी होता है और डायस्टोलिक प्रेशर जो है वो 80 मिलीमीटर ऑफ मर्करी होता है। तो इनका जो डिफरेंस अगर हम देखें तो 120 माइनस 80, तो दैट इज 40 मिलीमीटर ऑफ मर्करी जो है उसका पल्स प्रेशर हो सकता है। अब इसको और डिटेल में हम समझने के लिए हम जनरली देखते हैं कि ये जब इस प्रेशर को, जब एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग उसके प्रेशर की बात की जाती है तो हम जनरली इसे 120/80 या 130/90 मिलीमीटर ऑफ मर्करी लिखते हैं। तो इसका इसका रीजन ये है कि हमेशा सिस्टोलिक जो है उसको अपर हाई वैल्यू हाई वैल्यू होने की वजह से हम पहले लिखते हैं और डायस्टोलिक जो है वो इसको नीचे की तरफ लिखते हैं, इसलिए 120/80 या 130/90 लिखा जाता है। अब इसके साथ साथ ये आता है कि सिस्टोलिक प्रेशर और डायस्टोलिक प्रेशर जो है वो होते कब है या उस समय जो है हार्ट जो है वो क्या कर रहा होता है। अगर हम ये इसको समझे तो हम देखते हैं कि ड्यूरिंग सिस्टोलिक प्रेशर जो है हमारे जो वेंट्रिकल्स जो है, या यूं कह सकते हैं कि हम भी ऑल नो दैट कि हार्ट जो है उसमें 4 चैम्बर्स प्रेजेंट होते हैं, 2 एट्रियम एंड 2 वेंट्रिकल्स, या यूं भी बोल सकते हैं कि एक एट्रियम राइट साइड में होता है, एक लेफ्ट साइड में होता है। दूसरा वेंट्रिकल जो है, एक वेंट्रिकल आपका लेफ्ट साइड में होगा, एक वेंट्रिकल राइट साइड में, यानी लेफ्ट एंड राइट, तो दोनों तरफ एक एक। तो इस तरह से 4 चैम्बर्स जो होते हैं। तो हम क्या देखते हैं, जब सिस्टोलिक प्रेशर जो है, जब हमारा ब्लड प्रेशर हाई या हाई रेंज की तरफ रहता है, उस समय हमारे वेंट्रिकल्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, यानी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं इसका मतलब जो है वो ब्लड को जो है प्रेशर से ब्लड वेसल्स में यानी सिस्टमिक सर्कुलेशन की तरफ जो हमारा ब्लड आएगा। और उस समय जो है सिस्टोल जो है यानी सिस्टोलिक प्रेशर जो है वो हाईएस्ट रहता है। और इसी तरह जब डायस्टोलिक प्रेशर की हम बात करते हैं उस समय हमारे वेंट्रिकल्स क्या हो जाते हैं, रिलैक्स हो जाते हैं और वो रिफिल हो रहे होते हैं। तो इसलिए क्या होता है कि उस समय प्रेशर हमारा जो है लो रहता है, इसलिए क्या है, डायस्टोलिक प्रेशर जो है वो लोवेस्ट प्रेशर रहता है। अब इसको और अच्छे से हम समझने के लिए हमें ब्लड सर्कुलेशन जो है कि हमारा जो बॉडी जो है उसमें ब्लड का सर्कुलेशन किस तरह से होता है, तो उससे हमें ब्लड प्रेशर और ज्यादा अच्छे से समझ में आए। तो आप देखिए आपके सामने एक चार्ट जो है वो डिस्प्ले हो रहा है। यहाँ पे देखिए दो सर्कुलेशंस बताए हुए हैं, एक दो सर्कुलेशंस डिस्कस किए हुए हैं, एक आपका पल्मोनरी सर्कुलेशन और एक है सिस्टमिक सर्कुलेशन। अभी हमने बात की थी कि हार्ट जो है उसके 4 चैम्बर्स होते हैं। तो 4 चैम्बर्स होते हैं, तो अगर हम यहाँ पे देखें तो हम पहले सिस्टमिक सर्कुलेशन की बात करें तो हमने क्या डिस्कस किया है कि 2 एट्रियम एंड 2 वेंट्रिकल्स प्रेजेंट होते हैं। यानी अगर हम राइट साइड की बात करेंगे तो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट साइड की बात करते हैं तो लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल। तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि जो लेफ्ट वेंट्रिकल जो है वो उसकी वॉल जो है थिकेस्ट होती है एज कम्पेयर टू अदर एट्रियम, बोथ 2 एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल। तो जो लेफ्ट वेंट्रिकल की थिक वॉल जो होती है वो इसलिए भी होती है क्योंकि इससे होल बॉडी जो है हमारी पूरी बॉडी जो है उसके अंदर सिस्टमिक सर्कुलेशन होता है, राइट। तो जब वेंट्रिकल्स जो है यानी जब लेफ्ट वेंट्रिकल्स जो है प्योर ब्लड जो उसमें प्रेजेंट रहता है उसको जब पंप करते हैं तो वो हमारी होल बॉडी के अंदर सर्कुलेट होता है और पूरी बॉडी को ऑक्सीजन जो उसकी सप्लाई होती है। देन ये जो ब्लड जो है जब इसमें से ऑक्सीजन कंज्यूम हो जाता है, या हम यूं कहें कि जब ये इम्प्योर ब्लड रहता है या डीऑक्सीजनेटेड जब हो जाता है,
उस समय जो है वेन्स के थ्रू, यानी हमारी बॉडी के अंदर आर्टरीज और वेन्स प्रेजेंट होती है, तो वेन्स के थ्रू क्या होगा कि ये जो ब्लड है वो आपके राइट एट्रियम में आता है, देन राइट एट्रियम से जो है वॉल के थ्रू जो है राइट वेंट्रिकल्स में चला जाता है, और राइट वेंट्रिकल्स से जो है ये ब्लड पंप होके हमारे लंग्स की तरफ जाता है, जहां पे ये वापस प्यूरिफाइड होता है, या यूं कह सकते हैं कि उस ऑक्सीजनेशन होता है। और वहां से क्या होता है, जब लंग्स से ये प्यूरिफाई हो जाता है तो वापस ब्लड जो है पुल्मोनरी वेन्स के थ्रू जो है लेफ्ट एट्रियम में आता है, और लेफ्ट एट्रियम से वॉल के थ्रू जो है लेफ्ट वेंट्रिकल्स में चला जाता है। इस तरह से ये एक हार्ट में से जो है ब्लड 2 टाइम्स पास हो रहा है, यानी एक पूरे साइकिल के अंदर 2 टाइम्स पास होता है, दैट्स व्हाई इसको हम डबल सर्कुलेशन भी बोलते हैं। और लेफ्ट वेंट्रिकल से जो ब्लड जो बॉडी में जाता है और वापस जो है राइट एट्रियम तक के आने का जो पूरा सर्कुलेशन जो है, इसको हम सिस्टमिक सर्कुलेशन बोल सकते हैं। और फिर जो ब्लड जो है राइट वेंट्रिकल से जो है लंग्स की तरफ जाता है, वहां से प्यूरिफाई होता है और वापस आपका लेफ्ट एट्रियम में आता है, तो ये पूरा जो सर्कुलेशन है ये पल्मोनरी सर्कुलेशन कहलाता है। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर की जब हम बात करें, ये सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर उस समय हो रहा है जब आपके लेफ्ट वेंट्रिकल जो है ब्लड को पंप करता है, पंप करने के बाद में हमारे सिस्टमिक सर्कुलेशन यानी हमारी आर्टरीज जो है एओर्टा और इसमें सप्लाई होता है, उस समय क्या होता है कि मैक्सिमम फोर्स या प्रेशर रहता है, तो वो आपका सिस्टोलिक प्रेशर हो जाता है, और जब ये रिलैक्स होते हैं उस समय जो है डायस्टोलिक प्रेशर होता है। तो ये आपको चार्ट के बेसिस पे समझ में आना चाहिए कि ब्लड जो है वो बॉडी में किस तरह से फ्लो करता है और सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर क्या है। देखिए कि अब जनरली हम देखते हैं कि जनरली जिन लोगों का ब्लड प्रेशर हाई रहता है, जिनको बीपी की प्रॉब्लम रहती है, तो उनमें जनरली जो ब्लड प्रेशर का जो हाई रहने के पीछे दो टाइप्स हो सकते हैं, कि एक तो प्राइमरी या एसेंशियल हाई ब्लड प्रेशर उनको रहता हो, यानी जिसका कोई बेसिक पर्टिकुलर क्योज न कि यह है कि जैसे जैसे एज बढ़ती है, जैसे जैसे हमारी एज बढ़ रही है उसके बेसिस पे हो सकता है कि उनका ब्लड प्रेशर जो है इंक्रीज हो जाता है। जैसे हम पढ़ते भी हैं कि एवरी जैसे आफ्टर 25 ईयर्स के बाद में हम देखें तो एवरी ईयर जो है 0.5 mmHg यानी मिलीमीटर ऑफ मर्करी जो प्रेशर जो है इंक्रीज हो जाता है। और इसके रीजन बहुत सारे हैं, जैसे कि हो सकता है कि ब्लड वेसल्स जो होती है उसके अंदर किसी तरह का डिपोजिशन हो रहा हो, तो ये बहुत सारे रीजंस रहते हैं जिसके बेसिस पे क्या होता है कि ब्लड प्रेशर जो है एज के साथ साथ बढ़ता जाता है। दूसरा जो क्योज होता है जिसको हम सेकेंडरी हाई ब्लड प्रेशर बोलते हैं, तो इसके अंदर जो है अदर रीजंस हो सकते हैं, जिसमें किसी तरह की कोई डिजीजेज हो या किसी तरह का मेडिसिन अगर पेशेंट ने ले रहा हो तो उसकी वजह से जो है उसका ब्लड प्रेशर जो है वो हाई रहने लगता है। इसके साथ साथ देखिए ब्लड प्रेशर की जो स्टेजेज है, यानी कि जो ब्लड प्रेशर एक रेंज में किस किस रेंज में किस नाम से जाना जाता है और उसके हमारी बॉडी पे क्या इफेक्ट होते हैं, उसके बेसिस पे हम देखते हैं कि अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन जो है उन्होंने इस तरह से ब्लड प्रेशर की बहुत सारी फेजेस बताई है। वो फेजेस अगर हम देखें तो नॉर्मल जो फेज होती है, नॉर्मल फेज में हम जानते हैं कि एक नॉर्मल जो हेल्दी एडल्ट जो है उसका ब्लड प्रेशर जो है 120/80 होता है, यानी 120 आपका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और 80 जो है डायस्टोलिक प्रेशर होता है। अब अगर किसी का ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो फर्स्ट जो कंडीशन जो इलेवेटेड कंडीशन रहती है उसमें हम क्या देखते हैं कि जनरली उसका जो है 120 से 130 की रेंज में जो है ब्लड प्रेशर, तो वो इलेवेटेड कंडीशन में माना जाएगा, लेकिन उसका डायस्टोलिक प्रेशर जो है वो आपका 80 के आसपास ही होता है। अब जब हाइपरटेंशन की या जिनको बीपी का प्रॉब्लम रहना शुरू होता है तो उनकी हम 3 स्टेजेस दे सकते हैं, जिसमें फर्स्ट स्टेज जो है जिसको हाई ब्लड प्रेशर जो है जब प्रेशर 130 से अबव और 140 से नीचे होता है उस केस में जो सिस्टोलिक प्रेशर, और डायस्टोलिक जो है 80 से जो है 89 के बीच में इस रेंज में अगर है तो वो हाइपरटेंशन की फर्स्ट स्टेज होती है। सेकंड जो स्टेज है उसमें हम देखते हैं कि ब्लड प्रेशर 140 से अबव चला जाता है, बट उसका जो डायस्टोलिक प्रेशर जो है वो 90 से बिलो रहता है। तो यहाँ तक क्या होता है कि पेशेंट जो है ऐसा कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं होता है, मेडिसिन जो है वो रहती है, उसके बेसिस पे वो अपने आप को रूटीन जो है या बीपी जो है उसको कंट्रोल कर सकता है। लास्ट जो स्टेज है जिसको हाइपरटेंसिव क्राइसिस बोलते हैं, इसमें इमरजेंसी केयर की जरूरत होती है। इस समय हो सकता है कि पेशेंट को जो है किसी तरह का प्रॉब्लम भी हो सकता है। इसमें क्या होता है कि ब्लड प्रेशर जो है उसका 80 से 180 से अबव चला जाता है सिस्टोलिक, और डायस्टोलिक जो है वो भी 120 से अबव। ये जो है इमरजेंसी केयर है, यानी इस समय जो है पेशेंट का जो प्रेशर जो है वो उसके लिए लीथल हो सकता है। तो ये इस तरह से हम जो है ब्लड प्रेशर की बहुत सारी स्टेजेस जो है वो डिस्कस कर सकते हैं कि ये अकॉर्डिंग टू अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन। अब हम यहाँ पे सीधा सीधा है कि हाइपरटेंशन की जो कंडीशंस होती है जो थोड़ी पेनफुल कह दो या जिनमें हमें थोड़ा केयर रखने की जरूरत होती है, तो हम यहाँ पे देखते हैं हमारा जो सिस्टोलिक प्रेशर जो है वो 140 से अबव होगा और डायस्टोलिक जो 90 से अबव रहता है। और एक और कंडीशन हो सकती है हाइपोटेंशन, जो जनरली जो है कम होती है। हाइपोटेंशन के अंदर जनरली क्या होता है कि बीपी नीचे आ जाता है, लोअर साइड में आ जाता है, यानी सिस्टोलिक प्रेशर जो अगर 90 से बिलो चला गया और डायस्टोलिक प्रेशर जो अगर 60 से अबव है जिसमें पेशेंट अनकॉन्शियस हो सकता है उसका, तो ये जनरली जैसे हेमरेज हो जाता है या किसी को बहुत ज्यादा डायरिया या वोमिटिंग की कंडीशंस में भी जो है हाइपरटेंशन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जनरली जो है बीपी लो हो जाता है, जिसमें जनरली लिक्विड अगर ज्यादा दिया जाए या सोल्ट है या ओआरएस जैसा अगर सॉल्यूशंस बना के अगर दिया जाए पेशेंट को तो उसका बीपी जो है मेंटेन हो सकता है। तो ये कंडीशंस हुई कि हाइपोटेंशन और
हाइपरटेंशन के बारे में। अब हम बात करते हैं कि मेजरमेंट कैसे करें। अगर हम ब्लड प्रेशर का मेजर कर रहे हैं तो जनरली देखिए ब्लड प्रेशर मेजर करने के लिए हम दो मेथड काम में लेते हैं। एक को हम डायरेक्ट या इन्वेजिव मेथड बोल सकते हैं, दूसरा जो मेथड होता है उसको हम इनडायरेक्ट और नॉन इन्वेजिव मेथड बोलते हैं। डायरेक्ट या इन्वेजिव मेथड की जो बात करें, ये दो तरह के हो सकते हैं, एक्स्ट्रावेस्कुलर और इंट्रावेस्कुलर। एक्स्ट्रावेस्कुलर का मतलब ये हुआ कि जो वेस्कुलर सिस्टम जो है उससे बाहर, और इंट्रावेस्कुलर का मतलब ये हुआ कि किसी तरह का जैसे कैथेटर्स है, ये अगर हम वेस्कुलर सिस्टम में इंसर्ट करके अगर बीपी मेजर करें। लेकिन ये कंडीशन जो है जब सीवियर पेशेंट या ऑपरेशन थिएटर में जब पेशेंट होते हैं उनके साथ ऐसा होता है। जनरली जो है इनडायरेक्ट या नॉन इन्वेजिव मेथड जो है वो ब्लड प्रेशर को मेजर करने के लिए काम में लिया जाता है, और इसमें जनरली हम स्पिग्मोमेनोमीटर जो है वो काम में लेते हैं। लेकिन आजकल जो है धीरे धीरे स्पिग्मोमेनोमीटर की जगह मार्केट के अंदर जो है इलेक्ट्रिक स्पिग्मोमेनोमीटर है, डिजिटल स्पिग्मोमेनोमीटर है, ये अवेलेबल है, जिनसे इजीली जो है ब्लड प्रेशर मेजर किया जा सकता है विदाउट एनी असिस्टेंस, यानी किसी और की जरूरत हमें नहीं पड़ती। इसके मैंने कुछ डायग्राम्स इसमें इंक्लूड भी किए हैं। देखिए आप, ये नॉर्मल स्पिग्मोमेनोमीटर है जिसके अंदर आपका जो है मेनोमीटर लगा हुआ है जिसमें मर्करी फील्ड रहता है, और जिससे हम विद हेल्प ऑफ स्टेथोस्कोप जो हम ब्लड प्रेशर मेजर करते हैं। तो इसमें भी हम जो है साउंड बेसिस पे लब एंड डेप्थ का जो साउंड जो है वो सुनाई देता है, और उसके बेसिस पे हम जो है सिस्टोलिक और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो वो मेजर करते हैं। इसके साथ साथ जो अभी मार्केट में जो डिजिटल स्पिग्मोमेनोमीटर जो अवेलेबल है वो इस तरह के होते हैं, जिसके अंदर सिर्फ आपको जो है ये काल्फ जो है हाथ पे रेप करना होता है, और उसके बाद में जो है इसमें सेंसर्स रहते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली जैसे हम इसको ऑन करते हैं तो वो मेजर कर लेते हैं, और रीडिंग जो है वो स्क्रीन पे आ जाती है, जो इसमें दोनों डायस्टोलिक और सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर के साथ साथ जो आपका पल्स प्रेशर रहता है वो भी आपको दिखाई देता है। तो ये डायग्राम के बेसिस पे आप समझ सकते हैं कि अब जो है मार्केट में किस तरह के इक्विपमेंट्स जो है ब्लड प्रेशर को मेजर करने के लिए अवेलेबल है। अब हम बात करते हैं कि ब्लड प्रेशर जो है उसको कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। इसमें अगर हम देखें तो बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं, लेकिन इन जनरल देखें तो जैसे ब्लड वॉल्यूम का बहुत बड़ा रोल है। जैसे एक्सीडेंटल केसेज है या हेमरेज हो जाता है, या जैसे वोमिटिंग डायरिया की कंडीशंस में है तो हम देखते हैं बीपी लो चला जाता है, तो ब्लड वॉल्यूम जो है वो भी बहुत मायने रखता है। ये कार्डिक आउटपुट का मायना ये हुआ है कि कार्डिक आउटपुट का मतलब ये है कि हमारा जो हार्ट जो है वो कंटिन्यूसली ब्लड पंप करता है, और एवरी बीट, हर एक बीट के साथ जो है एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ ब्लड जो है जो हमारे सिस्टमिक सर्कुलेशन में पास होती है, वेंट्रिकल्स जो उसको पुश करते हैं, जिसको हम स्ट्रोक वॉल्यूम भी कहते हैं। तो वो जो स्ट्रोक वॉल्यूम जो अगर उसको हम 1 मिनट के लिए अगर काउंट करें, स्ट्रोक वॉल्यूम जो है वो 1 मिनट में कितना होता है, तो दैट इज द कार्डिक आउटपुट। तो इसके ऊपर भी जो है ब्लड प्रेशर जो है बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। इसके साथ साथ टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस, दैट मीन्स ब्लड जो है उसको पंप करने के लिए हार्ट को जो प्रेशर लगाना पड़ता है, दैट मीन्स द टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस, तो वो भी जो है इसके अंदर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके अलावा भी बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं जो हमारे ब्लड प्रेशर को अफेक्ट करते हैं। उनमें इन जनरल अगर देखें तो जैसे किसी को अगर कोई डिजीज है, एज फैक्टर्स हो सकता है। इसके अलावा मेल और फीमेल का भी अगर हम देखें तो उनमें भी डिफरेंस हो सकता है। हेरिडिटी हो सकती है, कुछ फैमिलीज में हम देखते हैं कि उनमें बीपी का प्रॉब्लम जो है जनरेशन टू जनरेशन जो है वो रन करता है। या जैसे ब्लड वॉल्यूम, वेट, डाइट, हार्मोन, साल्ट, जो लोग ज्यादा साल्ट, जैसे डॉक्टर्स हैं जिनका हाई बीपी रहते हैं तो उनको सॉल्ट जो है वो इंटेक कम करने के लिए बोलते हैं, क्योंकि सोडियम परसेंट रहता है वो बीपी जो है उसको इंक्रीज करेगा। या जैसे कैफीन है और इस तरह के जो स्टिमुलेटिंग एजेंट्स, उनसे भी क्या होता है बीपी बढ़ सकता है। एनवायरमेंटल फैक्टर्स है, साइकोलॉजिकल कंडीशंस है, जैसे अगर हम बहुत ज्यादा सपोज करो कोई किसी तरह की शॉकिंग न्यूज हो तो उस केस में क्या होता है बीपी डाउन चला जाता है। या एक्साइटमेंट होता है बीपी बढ़ जाता है। स्ट्रेस, एंजाइटी, ग्रेविटी, ड्रग्स, एल्कोहल, टाइम ऑफ द डे, दैट मीन्स द अलग अलग जो फेजेज है कि अगर जैसे विंटर, समर, या जो मॉर्निंग, इवनिंग, इनमें भी जो है हमारा ब्लड प्रेशर जो है वेरी कर सकता है। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिसके बेसिस पे हम नहीं कर सकते हैं कि ब्लड जो है वो वेरी करता है। लेकिन इसके साथ साथ क्या होता है कि ब्लड प्रेशर अगर लंबे टाइम तक अगर बीपी का प्रॉब्लम रहता है, और वो भी अगर हम देखें कि हाइपरटेंशन के स्टेज 2 या ज्यादा पे अगर है पेशेंट, तो उस केस में क्या होता है कि उस पेशेंट को अदर डिजीजेज जो है या हार्ट से रिलेटेड अदर प्रॉब्लम या बॉडी में दूसरे जो ऑर्गन सिस्टम है उनको भी इफेक्ट करता है। उनकी अगर हम बात करें तो यहाँ पे हम देखेंगे जैसे पेशेंट जो है उसको जनरली हम देखते हैं कोरोनरी हार्ट डिजीजेज जो है वो होने की संभावना बढ़ जाती है, जिसमें जनरली जैसे एंजाइना है या हार्ट अटैक हो सकता है, स्ट्रोक की प्रॉब्लम हो सकती है। इसके साथ साथ हार्ट फेल हो सकता है। तो ये तब होता है जब बीपी जो है लंबे टाइम तक हायर रेंज की तरफ अगर रहता है, पेशेंट जो है बीपी, हायर बीपी का पेशेंट है, उस केस में ये सब हो सकता है। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि एओर्टिक एन्यूरिज्म हो सकता है, यानी जिसके अंदर इंटरनल हेमरेज हो जाता है, यानी आर्टरीज और इस तरह है जो अगर सपोज करो कहीं पे लीक कर गई, बस्ट कर गई, तो उस केस में जो है इंटरनल हेमरेज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। पेरिफेरल वेस्कुलर डिजीजेज हो सकती है, जिसमें क्या हो सकता है कि पर्टिकुलर जो लिम्स जो है उनको सप्लाई ऑफ ब्लड जो है वो रिड्यूस हो जाती है। किडनी फेलर हो सकता है, क्योंकि किडनी के यहाँ जो है ब्लड फिल्टर होता है, और फिल्टर होने के बाद में हम जानते हैं कि देयर इज ए फॉर्मेशन ऑफ यूरिन। तो अगर ब्लड प्रेशर ज्यादा रहता है तो उस केस में भी जो है
क्रोनिक किडनी डिजीजेज है जिसमें रीनल फेलियर है, किडनी का फेलियर है, ये सब हो सकता है। रेटिनल डिजीजेज है यानी अगर ज़्यादा प्रेशर है तो उस केस में विजुअल इम्पेयरमेंट जो है यानी आई जो है उसके ऊपर भी हम यहाँ देख सकते हैं कि मेजर इफेक्ट आ सकते हैं। तो इस तरह से हम ब्लड प्रेशर क्या है, ब्लड प्रेशर जो है वो किस तरह से मेजर किया जाता है, ब्लड प्रेशर जो है उसमें सिस्टोलिक डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर क्या है, क्या क्या डिजीजेज हो सकती है, ये सब हमने देखा। अब अगले नेक्स्ट वीडियो में हम अवेलेबल होंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू, जय हिंद।